नमस्कार। खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश आपका डॉक्टर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय की उत्पाद हैं। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के रूप को नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं, वो अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण का भी नहीं करवाते। ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी कि जीबीडी के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग यानी कि सीकेडी को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक रूप में स्थान दिया गया है। किडनी विकार की चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या फिर किसी और तरह की समस्या समझकर लोग भ्रमित हो जाया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी विकार का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द पुष्टिकरण परीक्षण, रक्त इमेजिंग सहित करवाना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और या फिर किडनी फेल होने के पारिवारिक इतिहास है या आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। तो किडनी फेल होने की समस्या पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी जितनी खतरनाक है, उतना ही इस बीमारी का पता भी देरी से चल पाता है। इसकी वजह से किडनी की भी थोड़ी समस्या भी गुर्दे की पूरी तरह डैमेज होने का कारण बन जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब उसमें कोई बीमारी आती है और उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर के फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी का सही होना बहुत जरूरी है। खून को साफ रखने, शरीर को अपशिष्ट को हटाने, हार्मोन्स बनाने, मिनरल्स और फ्लूइड को संतुलित रखने का काम किडनी करती है। किडनी की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम वजह बढ़ी हुई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। शराब, हृदय रोग, हेपेटाइटिस सी और HIV भी किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। जब किडनी खराब होती है तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से खून में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। खान पान में कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर किडनी के फंक्शन में सुधार किया जा सकता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कुछ खास चीजों से परहेज करने की भी जरूरत है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह एक बार फिर हम बीमारी पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको इसके समाधान से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब आपको नंबर्स दिखाते हैं जिनके माध्यम से आप जो है अपनी समस्या का समाधान आज कर सकते हैं। तो चलिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप अगर गुर्दे की बीमारी, किडनी की बीमारी से लेकर परेशान हैं, तो आज आपकी समस्या का समाधान होगा। इन नंबर के तहत आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ दो जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का आखिर समाधान क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग मेडिसिन लेते हैं, चेकअप कराते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता क्योंकि एक्सपर्ट्स उनको नहीं मिल पाते। तो आज ये मंच हम आपके लिए लेकर आए हैं जब आप अपनी सारी मुश्किलात का जो है आज हल पा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की करते शुरुआत। दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर वरुण गोसाई हैं, एलोपैथिक है, किडनी विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर दिनेश कुमावत हैं, आयुर्वेदिक किडनी विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। वरुण जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि लाखों लोग कई प्रकार की गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है और यही सबसे बड़ी वजह है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, आंका जाता है। किडनी डिजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आजकल का हमारा डिजीज जो बन गया है और कहते हैं कि 10 में से अभी एक ये आज अभी का इंसिडेंस है क्रॉनिक किडनी डिजीज का। तो हर 10 में से एक व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जबकि हमें लगता नहीं है कि किडनी की प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है। बट
इसका इंसिडेंस और भी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे मधुमेह और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लोगों में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही क्योंकि ये दो मेन कारण होते हैं जो किडनी पे असर करते हैं और जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज को कॉज करते हैं। हम्म। तो ये ही कारण है कि क्यों क्रॉनिक किडनी डिजीज अब आने वाले समय में और इसका इंसिडेंस बढ़ने की उम्मीद है, और इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन जो लोग सतर्क रह रहे हैं उसके बावजूद भी वो किडनी का शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये जानने की कोशिश करूंगा मैं हमारे दूसरे जो डॉक्टर हैं दिनेश उनसे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ जुड़ गए एक दर्शक कालाराम। कालाराम जी, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना माफ कीजिएगा, पानाराम इनका नाम है जी। हाँ जी, किडनी के बारे में पूछना है जी, किस चीज का खाना पीने वाला चीज का कुछ के सर परिवर्तन। सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। किडनी के बारे में जी, किस खाने पीने का। चलिए, संपर्क तकनीकी खामी की वजह से टूट गया है। डॉक्टर दिनेश, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। पालाराम से मैं एक बार यही उम्मीद करूंगा कि वो दोबारा कॉल करें और उनकी समस्या का समाधान हम एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। तो दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि उग्र रूप धारण नहीं कर लेती। शुरुआती लक्षण इसके क्या है, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी नमस्ते जी। हमारे किडनी डिजीज के बारे में बताया कि इसमें जैसे मूत्र रोगों के बारे में मैं इसको जानते हैं, जैसे मूत्राघात है, अतिमरीज है और मूत्रग्रस्त है। तो कई बार क्या है, पेशेंट को काफी लंबे समय से उसका पता है कि अपने किसी प्रकार की कोई बीमारी है। कभी कभार इससे व्यक्ति को अचानक ही किसी दूसरी बीमारी। ठीक है दिनेश, डॉक्टर दिनेश, मैं आपको दरअसल रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, मैं इसको दुरुस्त कराऊं उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर वरुण गोसाई की तरफ। डॉक्टर वरुण, आपसे सवाल है कि किडनी की बीमारी के तीसरी, पहली, दूसरी या फिर तीसरी स्टेज में करीब 70 से 80% लोगों को किडनी में परेशानी के लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसा आमतौर पर एक्यूट किडनी डिजीज में होता है, जबकि 10 से 20% लोगों को लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वो लापरवाही के चलते इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। तो इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताएं। देखिए, अक्यूट किडनी इंजरी में जो सिम्टम्स हैं वो बल्कि ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये छोटे टाइम की प्रॉब्लम है और आपके शरीर में विषैले पदार्थ छोटे टाइम में ही बढ़ गए हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज में बहुत धीरे धीरे ये विषैले पदार्थ आपके शरीर में बढ़ते हैं। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ने अपना टेस्ट नहीं करवाया, ब्लड टेस्ट जैसे रूटीनली हम लोग एडवाइस करते हैं कि अडल्टहुड में आपको हर साल अपना एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी पकड़ में आ सके। कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ चेकअप की वजह से स्टार्टिंग के फेज में ही किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है, जिससे हम उस पे रोक पा सकते हैं। जबकि वो पेशेंट्स जो अपना कोई टेस्ट नहीं कराते, उनका वो एकदम से बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन लेवल के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो कि उस टाइम पे मैनेज करना, फिर उनके पास सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाता है। तो किडनी डिजीज में क्योंकि बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती है, विषैले पदार्थ धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा सिम्टम्स क्रॉनिक किडनी डिजीज में नहीं आएंगे अनटिल अनलेस आप काफी आगे डिजीज में प्रोग्रेस कर गए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी स्टेज होती है कि अब हमें ये पता लग जाए कि भाई अब जो है सीरियस कंडीशन हो गई है, ट्रांसप्लांट ही इसका एक वजह है, वही एक कारण है जिससे हम अब बच सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप जरा बताएं जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस हैं, उसमें जो स्टेज 5 है, जिसमें EGFR लेस देन 15 है, 15 से कम हो जाता है। तो अगर आप इसे आसान भाषा में समझेंगे तो किडनी का फंक्शन मान लीजिए 15% से कम रह गया है। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का स्टेज 5 है। इसके बाद जब यूजुअली किडनी का फंक्शन 10% से कम रह जाता है या पेशेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, यूरिन हम कहते हैं यूरिमिक सिम्टम्स हो रहे हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, यूरिन का अमाउंट कम हो गया है, या पूरे शरीर में उनको इचिंग हो रही है, या बहुत उल्टी और उनका एपेटाइट कम हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स हैं और जिससे इंडिकेट होता है कि अब पेशेंट को डायलिसिस यानी कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी
के दो ऑप्शंस हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। हम डायरेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें डायलिसिस करना पड़े, बट कुछ पेशेंट्स को पहले डायलिसिस करना पड़ता है ताकि हम उन ठीक है सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा एक बार। जो है संपर्क हमारा उनसे टूट गया। डॉक्टर दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर वरुण ने तो हमें बता दिया कि भाई सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, लेकिन अब आयुर्वेदिक की अगर बात करते हैं, एलोपैथिक की तो बात हो गई, आयुर्वेदिक की अगर बात करते हैं तो इसमें कैसे किडनी की जो बीमारियां हैं उससे निजात हम पा सकते हैं, पार पा सकते हैं? जी 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 जी। मैं कहना चाहूंगा जिससे कि जो अधिकांश बीमारियां होती है अपने तो उसमें जो मेन जो उसका कारण होता है जो आहार विहार है, उसके लाइफ स्टाइल है। तो आज जो किडनी की जो बीमारी है उसमें भी एक जो अपनी जो आज की जो गलत लाइफ स्टाइल है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अपन स्टोन की बात करें तो पानी कम पीना, या जैसे गुरु पदार्थ आयुर्वेद में बोला कि गुरु पदार्थ का अधिक सेवन करना, एक एक स्थान पर बैठे रहना, और जैसे मूत्र का वेग आ रहा है, यूरिन का वेग आ रहा है तो उसको रोकना। तो ये जो बैड लाइफ स्टाइल के कारण है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसका पहला इलाज होता है कि जिसके कारण बीमारी हो रही है उसको, उससे दूर रहना, उसका परित्याग करना। तो सबसे पहले अपन को लाइफ स्टाइल को ठीक। सुधारना डॉक्टर दिनेश, है। पता है खास बात क्या है? खास बात ये है, हम सबको पता है हमें क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, भाई किडनी पर सबसे पहले अटैक करेगा, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मकसद ये है कि लोगों को डराना नहीं है, हमें जागरूक करना है कि भाई ये इतनी घातक बीमारी है, आप अगर इसका परहेज नहीं करेंगे तो आगे ये स्थिति बन सकती है। इस पर जरा आप बताएं। जी जी। तो इसका ये है कि जितने भी जो व्यसन है, जैसे कि अल्कोहल है, तंबाकू है, तो इनको, इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हाइपरटेंशन भी टोबैको सेवन करते हैं उससे हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन के कारण वो किडनी पे बैड इफेक्ट करेगा और पेशेंट आगे किडनी फेलियर की कंडीशन में जा सकता है, जो कि क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन में भी जा सकता है। तो इन जो जितने भी जो गलत आहार विहार है उनसे अपन को दूर रहना है और हेल्थी लाइफस्टाइल का सेवन करना है। अच्छा, खाने पीने के अलावा अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो भी इसमें अहम योगदान अदा कर सकती है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके साथ में एक्सरसाइज, छोटे मोटे एक्सरसाइज वगैरह, और हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपी का वर्णन किया गया है तो उसका भी सेवन किया जा सकता है। अगर किडनी डिजीज प्राइमरी कंडीशन पे है तो उस कंडीशन में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां हैं और पंचकर्म थेरेपी है, उसको काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर प्रोग्रेसिव स्टेज में आ गई है तो उसमें फिर उसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, मतलब तो अगर कंडीशन क्रिटिकल हो गई है तो तब संभावना नहीं है बचने की? जी जी, अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन रिवर्स हो जाए। फिर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू और पंचकर्मा थेरेपी के थ्रू पेशेंट की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो रहा आयुर्वेदिक का नुस्खा। अब एलोपैथिक का नुस्खा क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर वरुण से। डॉक्टर वरुण, लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वो अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने की जब बात आती है तो अपने रक्त में जिस तरीके से बता दें आपको कि एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण की नहीं करवाते हैं, तो ये कितना अहम है? देखिए, 3-4 चीजें हैं जो मैं चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जरूर कहूंगा। पहला है, क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एक साल में आपको एक बार अपना क्रिएटिनिन और अपना यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन में प्रोटीन या आरबीसीज अगर आना शुरू हो जाते हैं, ये किडनी प्रॉब्लम के
सबसे स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं जिनको पकड़ के उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ये भी धारणा सोसाइटी में है कि अगर किडनी प्रॉब्लम आ गई तो बस फिर अब ये पेशेंट नहीं बचेगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत किडनी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं और पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी रह सकती है अगर उसे हम डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें और ठीक से उन्हें ट्रीट करें। एक प्रॉब्लम ये लोगों को लगती है कि अगर पेशेंट का डायलिसिस एक बार हो गया है तो वो जिंदगी भर उसका डायलिसिस होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिजीजेस किडनी के ऐसे हैं जहां पे टेम्पररी डायलिसिस की सपोर्ट लगती है। देखिए, किडनी का पूरा फंक्शन एक्सटर्नली हम मशीन से कर सकते हैं। ये जो डायलिसिस मशीन है वो किडनी का पूरा फंक्शन कर सकती है और टेम्परेरीली कभी-कभी किडनी जब ठीक नहीं है तो उसे थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और उस सपोर्ट के लिए ही पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जो कई बार 2, 3, 4 सेशंस के बाद बंद भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस लगेगा अगर एक बार उसका डायलिसिस शुरू हो गया है तो। अक्यूट किडनी इंजरी या बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं किडनी के जिसमें टेम्परेरीली ही डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और एक और मिसकंसेप्शन लोगों में ये है कि ट्रांसप्लांट के लिए अगर आप अपनी किडनी डोनेट करेंगे तो आप खुद किडनी पेशेंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में हमें सिर्फ एक ही किडनी की जरूरत है। हमारे शरीर में कह लीजिए एक किडनी एक्स्ट्रा है, तो हम किडनी डोनेट करने से किसी को जीवन दान दे सकते हैं। आप भी उससे ठीक रहेंगे और जो आपके परिवारजन है जिसको आप किडनी डोनेट कर रहे हैं वो भी आपके इस उपहार से वो भी ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। तो हमें ट्रांसप्लांट को प्रमोट करना चाहिए, इसमें घबराने का कुछ नहीं है। हमें प्रमोट करना चाहिए कि आगे बढ़े और अपने परिवारजनों के लिए हम किडनी डोनर बनने के लिए आगे बढ़े। चले, किडनी डोनर के लिए बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक मिसकंसेप्शन का जो आपने जिक्र करा, एक सवाल मेरे जहन में ये पनपा कि भाई पेन किलर, एंटीबायोटिक जो है दवाई है, इनका लोग नियमित रूप पर काफी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी घातक है? बिल्कुल, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हम आजकल खुद से जाकर के फार्मेसी में जाकर के हम ले लेते हैं कि इसकी दवाई दे देना, दर्द की दवाई दे देना या कोई एंटीबायोटिक दे देना, ये हम नहीं जानते कि उसका क्या हमारे बॉडी पे असर हो सकता है। बहुत सारे स्पेशली पेन किलर्स के लिए मैं बोलूंगा कि हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। डोलो एक मेडिसिन है जो किडनी पे असर नहीं करती है, ये पेन किलर किडनी पे असर नहीं करती है, बट बाकी मोस्टली जो भी पेन किलर्स हैं NSAIDs के ग्रुप में जो आती है मेडिसिन, वो आपकी किडनी पे असर करेंगी। स्पेशली अगर आपका बेसलाइन किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो ये वो मेडिसिन हैं जो आपके किडनी को और डिटीरियोरेट करके उस फंक्शन को और कम कर देंगी। स्पेशली ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो किडनी पे असर कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं, हम जो दवाई ले रहे हैं, हमें जो भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें तो और ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए और अपने किडनी स्पेशलिस्ट से पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और अगर खानपान की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर दिनेश ने बताया, खानपान का जो है भैया बहुत महत्व रखता है वो। खानपान में देखिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है जो हमें अपने डेली अपने लाइफस्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। एक्सरसाइज में एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एटलीस्ट 30 मिनट्स और 5 डेज अ वीक आपको कोई ना कोई एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो तेज वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया या कोई भी आपने व्यायाम कर लिया। तो ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली किडनी पेशेंट्स में आपको ध्यान रखना चाहिए कि पोटेशियम आपके बॉडी में अक्यूमुलेट होता है, एकत्रित होता रहता है, तो आपको पोटेशियम वाली चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, बनाना, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इससे आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। थोड़ा सा भी पोटेशियम लेवल बढ़ने से आपके हार्ट पे असर आ सकता है और वो सडनली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके हार्ट पे। आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा उससे पहले, बट अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन एकदम से हो जाएगी।
तो ठीक ये है। पोटेशियम रिच सब्सटेंसेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गया, सुरेश। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल रखिए जी। सर हमारे भैया हैं, हम्म वो बहुत पीते हैं, उनका नाम रमेश है, हम्म वो बहुत पीते हैं। हम्म ठीक है, मतलब शराब का सेवन वो ज्यादा करते हैं। ठीक है डॉक्टर वरुण, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर अपना पक्ष रखें, और आयुर्वेदिक किडनी विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा डॉक्टर दिनेश आप भी इस पर पक्ष रखें। वरुण जी, आपसे सवाल है, जैसा कि मैंने पहले ही पूछा कि भाई कई लोग ऐसे हैं शराब का सेवन बहुत करते हैं, पता है ये घातक है, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि भाई लोगों को डराना नहीं है, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है कि कितना घातक है। हेलो। बिल्कुल जी। देखिए, शराब के बारे में यही है कि कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि अल्कोहल से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हम जरूर लिवर के बारे में बहुत सुनते हैं कि लिवर डैमेज हो गया, बहुत क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक रहता था पेशेंट को। नहीं वैसे तो But हमारे भैया पहले- ठीक हैं। एक उनको धारणा थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है। कि एक मिनट सुरेश, डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी डॉक्टर वरुण, आप अपनी बात पूरी रखिए। पहले पहले ये भी एक धारणा थी कि अगर थोड़े लिमिटेड अमाउंट में आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो अब वो स्टडीज भी आ गई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, हैबिट्स है और इनको चेंज होने में टाइम लगता है। तो बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको इससे अपने आप को बचाना है। सीधी सी बात है, जान है तो जहान है। ठीक। हाँ डॉक्टर दिनेश, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि शरीर का वजन उचित बनाए रखना कितना जरूरी है, स्वस्थ भोजन और अपना वजन नियंत्रित रखना, या फिर अपने गुर्दों की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकने के लिए अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित जांच करवाना भी समय समय पर जरूरी है, और ये कितना जरूरी है? जी जी, बिल्कुल जरूरी है। आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि यंग अवस्था में भी लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही है। और कोविड-19 के बाद तो ये घटनाएं बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। तो 30 साल के बाद में या 35 साल के बाद में हर व्यक्ति को 1 साल के अंदर अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें KFT हो गई, किडनी की जांच होगी, LFT हो गया, लीवर की जांच होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये चेक कराना चाहिए। तो इनको जैसे आप धमनियों की बात करें, धमनियों में ब्लॉकेज से बचने के लिए जब मैंने पहले भी बताया कि अपने जो खान पान को नियंत्रित करना है, उसमें जितनी भी जो ऑयली चीजें हैं और जो दूध से बने हुए पदार्थ है उनका कम सेवन करना है, अपने वजन को नहीं बढ़ने देना है। और जो सबसे बड़ा कारण इसका हो रहा है वो स्ट्रेस से दूर रहने का प्रयास हमें करना है। स्ट्रेस से बचने के लिए अब उनको योगा और अपनी जो हॉबीज है, हॉबीज में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना आदि अपन को प्रक्रियाएं करनी होगी। और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच और ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ठीक है, समय समय पर जांच और टेस्ट करवाते रहना चाहिए, अक्सर ही कहा भी जाता है। डॉक्टर वरुण, आपकी ओर आना चाहूंगा, अगर हमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर किडनी फेल होने का पारिवारिक इतिहास है, हम 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में ये नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना कितना ज़रूरी है, खान पान का ध्यान रखना भी इसमें कितना ज़रूरी है, खासतौर पर ये जब 60 साल का जो फैक्टर जुड़ जाता है? बहुत जरूरी है। देखिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको होंगे और उससे आप आगाह हो जाएंगे कि आपको किडनी की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। तो हो सकता है कोई सिम्टम आपको ना हो, बट सिर्फ ब्लड टेस्ट में ही ये सामने आए कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने टेस्ट कराते रहें। साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट आप करवाएं, यूरिन का टेस्ट आप करवाएं, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है तो निसंकोच, कोई भी डर या भय हुए बिना आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से आप मिले। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको घबराने की कोई भी जरूरत है। ठीक है डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर आना चाहूंगा, अगर किसी को डायबिटीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसा व्यक्ति किडनी के हाई रिस्क ग्रुप में आता है, और कौन से ग्रुप में आता है? जी, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, जैसे आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह बोला गया है, और हाई ब्लड प्रेशर है,
तो उसमें किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर इन चीजों की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है तो सबसे पहले अपन को इनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर मधुमेह किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई उसको नियमित रूप से लेनी पड़ेगी और हेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन करना पड़ेगा ताकि किडनी के रोगों से बचा जा सके। जो अभी करंटली स्टेज में अपन देख रहे हैं तो जो किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अतः अपन को इन जो इसके जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है उन पे अपन को ध्यान देना होगा। ठीक 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 ठीक। डॉक्टर वरुण, मैं आपके और आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, अगर हमारी किडनी फेल हो गई है तो क्या ये और गंभीर बीमारियों को न्योता देती है, और अगर देती है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, शरीर के हर एक ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आपके और किसी भी एक ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, उसका इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है। अरिथमियाज यानी कि रिदम एब्नॉर्मैलिटीज, पेशेंट के दिल की धड़कन का ठीक से ना धड़कना, पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, पेशेंट को हार्ट फेलियर होना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर बॉडी में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं, से पेशेंट अभी डायलिसिस की स्टेज तक नहीं पहुंचा है बट सीकेडी स्टेज 5 में है, तो यूरेमिया खुद से भी एक यूरेमिक एन्केफेलोपैथी आपके ब्रेन पे असर कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, पेशेंट का मानसिक संतुलन में भी उससे ठीक नहीं भी रह सकता है। तो ये हर एक ऑर्गन आपके बॉडी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और इसीलिए किडनी में प्रॉब्लम आने से बाकी ऑर्गन्स पे भी असर आने का खतरा बना रहता है। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स पर आने का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन सवाल एक अहम ये भी है, आज के अगर युवाओं की बात करते हैं, वो जिम जाना का शौक रखते हैं, नॉनवेज का सेवन ज्यादा करते हैं वो, ठीक है, और ऐसे में अगर बात करें कि किडनी को अगर मजबूती की देने की कोशिश की जाए तो क्या ऐसी चीज है जिसको खाया जाए? समय समय पर रूटीन चेकअप तो कराने की जरूरत है ही, लेकिन किडनी को मजबूत किस तरीके से कर सकते हैं? एक चीज मैं यहाँ पे जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिम सप्लीमेंट्स, क्योंकि आजकल के युवा हम लोग बहुत जिमिंग में भी बिलीव करते हैं जी। तो जिम सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटीन सप्लीमेंट ही है, ये नहीं कि उसमें कुछ मिलावट वाली चीजें हम कंज्यूम करते हैं। स्पेशली अगर स्टेरॉइड्स या और भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जिम सप्लीमेंट्स में हो सकते हैं, तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो जिम सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो एकदम प्योर फॉर्म में है। प्रोटीन इंटेक के बारे में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो इंडियंस हम वैसे ही बहुत कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन ज्यादा प्रोटीन्स कोई कंज्यूम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स। एवरेज प्रोटीन कितना हमें रखना चाहिए अपनी डाइट में, ये भी बताइए, क्योंकि किडनी पर इफेक्ट ना करे, लीवर पर इफेक्ट ना करे, ये जानना भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन इंटेक आपका एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और वो प्रोटीन आपके शरीर को बेटर भी करेगा, मसल मास भी बिल्डअप होगा उससे। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए। चलिए, आप दोनों डॉक्टर का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए, आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए मुझे शहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।